बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में राजा उदय प्रताप नाम के राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर निकले थे। तभी अचानक मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तेज़ तूफान, हवाएं चलने लगी और बहुत तेज़ बारिश भी होने लगी। राजा बारिश से बचने के लिए अपने मंत्री के साथ एक पेड़ के नीचे ठहर गए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, लगभग शाम होने वाली है और ये बारिश थम ही नहीं रही। अंधेरा होने पर हम जंगल से बाहर कैसे जाएंगी? राजा अपने मंत्री के साथ शिकार की तलाश काफ़ी ज़्यादा जंगल के अंदर जा चुके थे, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें याद नहीं था। तभी एकदम से बारिश रुक गई। राजा ने हैरान होते हुए मंत्री से कहा, अरे मंत्री जी, ज़रा उधर देखो, यह बारिश तो अचानक रुक गई। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई ही ना हो। हाँ महाराज, बारिश तो रुक गई, लेकिन इतनी रात्रि में जाएंगे कहाँ? और यहाँ भी रुकना उचित नहीं होगा। यदि सोते वक्त किसी जंगली जानवर ने हमें खा लिया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। ओहो मंत्री जी, आप तो कितने डरपोक हैं। चलो हमारे साथ, हम प्रयास करते हैं, रास्ता तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर दोनों राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, हमें रास्ता ढूंढते ढूंढते तो काफ़ी समय निकल चुका है। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। महाराज, ये सामने से कौन आ रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये कोई भूत तो नहीं? अरे यह तो कोई बूढ़ी महिला लगती है। लेकिन इतनी रात में यह महिला इस जंगल में क्या कर रही है? अरे माता जी, आप कौन हैं? और आप इस डरावनी जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? बेटा, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, पास ही में मेरा घर है। लेकिन तुम कौन हो बेटा? और तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? माता जी, मैं राजा उदय प्रताप हूँ और यह हमारे मंत्री हैं। आज हम दोनों शिकार के लिए जंगल में आए थे और यहीं फंस कर रह गए। काफ़ी समय से हम दोनों इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ओह, तो आप दोनों इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो? हाँ हाँ माता जी, हम दोनों यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हैं? महाराज, मैं आपको यहाँ से जाने का मार्ग तो दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि आप मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं तो मैं यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकती हूँ। और यदि आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो आप इसी जंगल में भटकते रहोगे और भूख प्यास के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। राजा मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, यह कैसी मुसीबत में फंस गया। तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है मैं इसी बूढ़ी महिला की शर्त मान लूं। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूब गए? नहीं नहीं माता जी, किसी सोच में नहीं। बोलो, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, सुनो मेरी शर्त। मैं इस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी का भार नहीं उठा पा रही। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर उसे अपनी रानी बना लो। परंतु माँ जी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, मैं भला दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? महाराज, एक बार फिर सोच लो। यदि आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो क्या अंजाम होगा? माँ जी, मैं अंजाम से नहीं घबराता। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। तो फिर ठीक है महाराज, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला राजा के आगे आगे चलने लगती है। वह महिला कोई साधारण नहीं थी, वह तो एक जादूगरनी थी जो अपनी पुत्री का विवाह उसी राजा के साथ करवाना चाहती थी। उस जादूगरनी ने ही राजा को फंसाने का सारा षड्यंत्र रचा था, लेकिन राजा को भी दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि राजा को 2 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी रानी एक गंभीर बीमारी से मर चुकी थी। वह जानता था यदि उसने दूसरा विवाह किया तो उसके तीनों बच्चे दुविधा में पड़ सकते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, यही हमारा घर है,
आइए महाराज, घर के भीतर आइए। अरे बेटी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे होने वाले पति को लेकर आई हूँ। अपनी माता की आवाज़ सुनते ही जादूगरनी की बेटी राजा के सामने आती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की राजा की ही प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। राजा जब उस लड़की को देखता है तो वह उसके अंदर एक खौफनाक चेहरा दिखता है, जो खौफ उसके तीनों बच्चों की जिंदगी का था। फिर वह जादूगर ने रात में ही राजा और अपनी पुत्री का विवाह करवा देती है। माता जी, अब तो मैंने आपकी पुत्री से विवाह कर लिया है। अब आप मुझे जंगल से बाहर जाने का मार्ग बताइए। ठीक है बेटा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले चलती हूँ। फिर वह जादूगरनी उन लोगों को जंगल से बाहर की ओर ले जाती है। बेटा, अब तुम यहाँ से आराम से अपने महल को जा सकते हो। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती। राजा ने कहा, ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर वे तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलकर राजा बहुत थक गए, सो वे तीनों एक पेड़ के छांव में विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद राजा उठे और मंत्री से कहने लगे, अरे मंत्री, उठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक बहाना बनाकर यहाँ से पहले भेजूंगा, फिर तुम्हारे पीछे मैं आऊँगा। जब तक हम दोनों महल पहुँचेंगे, उससे पहले तुम्हें मेरे तीनों बच्चों को लेकर यहीं इसी पेड़ के पास लाना है। याद रहे, मेरे तीनों बच्चों के बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद राजा ने अपनी पत्नी को उठाया। अरे महारानी, चलो उठ जाओ, अब हमें राजमहल के लिए निकलना चाहिए। इतना सुनते ही वह उठकर खड़ी हो जाती है। चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ। फिर राजा ने कहा, महारानी जी, मैं सोच रहा था कि अब तो तुम हमारी रानी बन चुकी हो, इसलिए हम तुम्हारा स्वागत ज़रूर करेंगे। इसलिए मैं मंत्री को पहले भेजना चाहता हूँ, ताकि वह हमारे स्वागत की तैयारी करवा सके। ठीक है मंत्री जी, तुमसे मैंने जो कहा वह ध्यान से करना। अब तुम जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही मंत्री वहां से महल की ओर चला जाता है। फिर वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते रहते हैं। महारानी जी, मंत्री को तो गए हुए काफ़ी समय हो गया है, अब हमें भी चलना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों फिर से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहां से महल की तरफ चल देते हैं। वह दोनों कुछ ही देर में राजमहल पहुंच जाते हैं। राजमहल पहुंचते ही उन दोनों का स्वागत किया जाता है। महारानी जी, अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं ज़रा राजमहल के शेष कार्य को देख कर आता हूँ। इतना कहकर राजा जल्दी से राजमहल से बाहर जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर चल देता है और जल्दी ही उस पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके तीनों बच्चे और वह मंत्री होते हैं। राजा घोड़े से नीचे उतरता है और अपने तीनों बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। मंत्री जी, अब मैं यहाँ से पहले ही जाऊँगा, तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं पर करना, मैं जल्द ही वापस लौट कर आऊँगा। फिर राजा अपने तीनों बच्चों सहित जंगल की ओर चला जाता है। वह तीनों चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक महल बना हुआ था। राजा अपने तीनों बच्चों को महल के भीतर ले जाता है। महल के अंदर कोई भी नहीं था, वहाँ पर बस एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा, आज से मेरे तीनों बच्चों की देख रेख की जिम्मेदारी आपकी है, मैं हर रोज़ यहाँ पर आता रहूँगा। बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, आज से यह तीनों मेरे बच्चे हैं। उसके बाद राजा वहाँ से वापस राजमहल को चला जाता है। राजा हर रोज़ अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता था। राजा जैसे ही घोड़ा लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचता था, तो बच्चे घोड़े के पैरों की आहट सुनकर महल से बाहर आ जाते थे और अपने पिता के गले लग जाते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे काफ़ी साल गुजर जाते हैं। अब तो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। राजा अपने बच्चों से इतना प्रेम करता था कि वह कई कई दिनों तक महल वापस जाता ही नहीं था, जिसकी वजह से वह जादूगरनी की बेटी सोच में डूबी रहती थी। ओहो, यह महाराज भी ना रोज़ रोज़ मुझे बेवकूफ़ बनाकर कहाँ जाते हैं।
ज़रूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। रात हो जाती है और राजा महल में लौटते हैं। उन्हें देखते ही जादूगरनी की बेटी बोली, आज तो मैं सब कुछ सच जानकर ही रहूंगी। राजा जादूगरनी रानी को आवाज़ लगाते हैं, अरे महारानी जी, कहाँ हैं आप? देखिए, हम आ गए। जादूगरनी राजा के सामने आई तो राजा ने पूछा, अरे क्या हुआ महारानी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? महाराज, मेरा चेहरा इसलिए उतरा है क्योंकि आप मुझसे काफ़ी सारे राज छुपाते फिर रहे हैं। राजा बोले, लेकिन कैसा राज? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो महारानी? महाराज, आप जानबूझकर अनजान क्यों बनते हैं? आप रोज़ रोज़ किससे मिलने के लिए जाते हैं? कभी कभी तो आप कई कई दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। आखिर आप जाते कहाँ हैं? ओहो महारानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ काम से ही बाहर जाता हूँ। तुम बेकार में मुझ पर शक कर रही हो। रानी के कई बार पूछने पर भी राजा उसे वास्तविकता नहीं बताता है। फिर अगली सुबह राजा ने कहा, महारानी, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मुझे दूसरे राज्य में भी जाना है। मैं शाम को थोड़ा देर से आऊँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह बात बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है। जादूगरनी एक सैनिक के साथ राजा का पीछा करने लगती है। राजा जैसे ही महल के पास पहुँचता है तो उसके तीनों बच्चे उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। जादूगरनी छिपकर यह सारी घटना देखती है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, राजा की संतान भी है, लेकिन राजा ने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मैं समझी कि आज तक मुझे कोई संतान क्यों नहीं है। अब मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले ही दिन राजा को वास्तव में किसी ज़रूरी कार्य के लिए जाना पड़ता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जादूगरनी भी अपने रथ पर सवार होकर उसी महल की तरफ चल पड़ती है। रथ जैसे ही महल के करीब पहुंचता है तो रथ की आवाज़ सुनकर दोनों पुत्र बाहर आ जाते हैं, लेकिन राजा की पुत्री बाहर नहीं आती है क्योंकि वह घर के अंदर कुछ कार्य कर रही थी। सैनिक ने जादूगरनी को बताया, महारानी जी, यह वही दोनों राजकुमार हैं। सैनिक की यह बात सुनकर जादूगरनी अपने जादू से दो कपड़े लाती है और दोनों राजकुमारों को एक एक कमीज फेंक देती है। राजकुमारों के ऊपर जैसे ही वह कमीज गिरती है, वह दोनों राजकुमार एक कबूतर के रूप में आ जाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। यह सारा दृश्य राजा की पुत्री ही देख लेती है, लेकिन जादूगरनी उसे नहीं देख पाती और महल वापस चली जाती है। दूसरी तरफ राजा अपना कार्य करके सोचा, अब मैं सीधे अपने बच्चों से ही मिलूंगा, फिर उसके बाद महल में जाऊंगा। यह सारी बातें सोचते सोचते राजा उसी महल के नज़दीक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार कोई भी बच्चा महल से बाहर नहीं आया। अरे, आज तो कितना अजीब हुआ है, मैं महल के बाहर आ गया लेकिन आज तो कोई भी बाहर नहीं आया। आखिर यह लोग दरवाज़ा बंद करके कहाँ गए होंगे? कहीं वो कोई दुविधा में तो नहीं आ गए? अरे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, आज तुम लोग बाहर क्यों नहीं आए? क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा पिता। राजा काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है। तभी राजा की बेटी दरवाज़ा खोल देती है। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यह देख राजा ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? पिताजी, मेरे दोनों भैया कबूतर बनकर उड़ गए, पता नहीं वह कहाँ चले गए। अरे पुत्री, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे भाई कबूतर बनकर उड़ गए? मैं एकदम ठीक कह रही हूँ पिताजी। फिर राजकुमारी सारी कहानी अपने पिता को बताती है। अपनी पुत्री की यह सारी बात सुनकर राजा समझ जाता है कि यह कार्य उसकी दूसरी रानी ने ही किया है। पुत्री, तुम डरो नहीं, तुम्हारे भाइयों को कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरे साथ राजमहल चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, क्या आप उस औरत को जानते हैं? हाँ बेटी, वह औरत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ है। राजा के मुख से यह बात सुनकर राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परंतु पुत्री,
तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, तुम मेरे साथ चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, अब तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, हम कल सुबह ही महल चलेंगे। राजकुमारी अब जान चुकी थी कि उसके भाइयों को उससे अलग करने वाली उसकी सौतेली माँ ही है, इसलिए अब वह राजमहल वापस जाना नहीं चाहती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। अब मैं खुद ही अपने भाइयों को ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सारी बातें सोचकर राजकुमारी चुपचाप उठती है और जंगल की तरफ चल देती है। राजकुमारी को चलते चलते रात से सुबह हो जाती है, तो वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। उसी पेड़ पर दो मैना बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अरे तुमने देखा, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में उनके जैसे सुंदर कबूतर कहीं नहीं देखा। उन दोनों मैना की यह सारी बातें जैसे ही राजकुमारी के कान में पड़ती है तो वह उठ खड़ी होती है और मैना से पूछने लगती है, हे मैना पक्षी, आप किस कबूतर की बात कर रहे थे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कबूतर दोनों कहाँ पर रहते हैं? मैना ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हें वहाँ का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे वहाँ का रास्ता ही बता दो। मैना ने कहा, सुनो, यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा की ओर चली जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देगा। वहाँ पर एक नदी भी होगी, तुम नदी के उस पार चले जाना। वहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद एक झोपड़ी दिखाई देगी, वो झोपड़ी ही उन दोनों कबूतरों का बसेरा है। इतना सुनकर राजकुमारी उस मैना का धन्यवाद करती है और वहाँ से निकल पड़ती है। राजकुमारी चलते चलते उस बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाती है तो देखती है वहाँ पर एक नदी भी है। मुझे लगता है यह वही नदी है जिसकी बात उस मैना ने बताई थी। इतना सोचकर राजकुमारी उस नदी को पार कर उस तरफ चली जाती है। फिर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। मुझे लगता है यह झोपड़ी है जो मैना ने बताई थी। चलो, इसके अंदर चलकर देखती हूँ। राजकुमारी जब उस झोपड़ी के भीतर जाती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अरे, झोपड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है मेरे दोनों भाइयाँ बाहर गए होंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि इस स्थान पर छिप जाती हूँ और देखती हूँ कि इस घर में कौन रहता है। यह सब कुछ सोचकर राजकुमारी वहीं पर एक कोने में संदूक के पीछे छिप जाती है। तभी कुछ ही देर में वह दोनों कबूतर झोपड़ी में आ जाते हैं। उन कबूतरों को देखकर राजकुमारी उन्हें पहचान लेती है। उन्हें देखकर वह अपने आप को रोक ना पाई और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। कबूतरों ने जैसे ही अपनी बहन को देखा तो वह दोनों अपनी बहन को पहचान जाते हैं। अरे, यह तो हमारी बहन है। इतना कहकर दोनों कबूतर अपनी बहन के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। अरे बहन, तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वह डायन जादूगरनी तुम्हें भी बंदी बना लेगी। राजकुमारी बोली, नहीं भैया, मैं तुम्हारे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरी बहन, तुम समझने की कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। हम दोनों इस जादूगरनी के वश में हैं। यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। भैया, हर मुसीबत का तोड़ होता है। क्या आप लोगों को उस जादूगरनी के जादू से बचने का कोई तोड़ नहीं है? बहन, तोड़ तो इस मुसीबत का भी है, लेकिन इस मुसीबत का तोड़ बहुत कठिन है। भैया, बस आप मुझे इसका तोड़ बताओ, मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूँगी। ठीक है बहन, यदि तुम पूरे 3 साल तक बिना हंसे, बिना रोए तथा बिना कुछ बोले मौन व्रत रखकर हम दोनों भाइयों के लिए एक एक कमीज़ बनाओगी और उस कमीज़ पर रोज़ उन तारे जैसे दिखने वाले फूलों को जोड़ोगी और 3 सालों में ही वह कमीज़ तैयार होनी चाहिए, फिर उन कमीज़ को हमारे ऊपर डालना है तो हम दोनों फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। और यदि तुमने हमें 3 सालों तक उस जादूगरनी के कैद से नहीं छुड़ा पाया तो वह जादूगरनी हमारे प्राणों को खींच लेगी। राजकुमारी बोली, अरे नहीं नहीं भैया, आप ऐसी बातें ना करें।
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, वह तारों जैसे फूलों वाला वृक्ष कहाँ है? यह वृक्ष तुम्हें नारंगी वन में मिलेगा। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अभी कुछ ही देर में वह जादूगरनी यहाँ आ जाएगी। यदि उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा ठीक है भैया, आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं ज़रूर वापस लौट कर आऊँगी। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से निकल पड़ती है उस वृक्ष की तलाश में। उसे चलते चलते रात हो जाती है तो वह एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। तभी उसके सामने एक फूल गिरता है। वह उसे देख कर कहती है, अरे यह क्या? यह पुष्प तो बिल्कुल एक तारे के समान ही है। राजकुमारी इत्तेफाक से उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वृक्ष पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है। अगली सुबह ही राजकुमारी 2 कमीज के लिए कपड़ा और सुई धागा लेकर आती है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने कार्य में जुट जाती है। तभी वहाँ से एक राजकुमार घोड़े पर सवार वहाँ से गुजर रहा होता है। उस राजकुमार की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। अरे इतनी सुंदर लड़की, यह कौन है? यह तो एकदम किसी राजकुमारी की तरह लग रही है। आखिर इस जंगल में यह अकेली क्या कर रही है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। राजकुमार राजकुमारी के पास जाकर उससे पूछने लगा, ओ सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमारी अपने सामने उस युवक को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती। वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। राजकुमार के कई बार पूछने पर भी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजकुमार ने सोचा, मुझे लगता है शायद यह लड़की गूंगी और बहरी है, इसलिए यह मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही और ना ही उसका जवाब दे पा रही है। राजकुमारी की मासूमियत को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है और अब वह उससे विवाह भी करना चाहता है। राजकुमार राजकुमारी से कहने लगा, हे सुंदरी, मैं राजकुमार वीर हूँ। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। बेचारी राजकुमारी तो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। यदि वह कुछ भी बोलती तो वह अपने दोनों भाइयों को खो देती। इसलिए वह चुपचाप अपनी दोनों कमीज़ को उठाती है और कुछ फूलों को उठाकर एक पोटली में बांधकर राजकुमार के साथ चली जाती है। राजकुमार उससे विवाह कर लेता है, किंतु इस विवाह से राजकुमार की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह तो अपने राजकुमार का विवाह एक राजघराने में करवाना चाहती थी, लेकिन उसने तो एक गूंगी बहरी से विवाह कर लिया था। हे भगवान, मैंने अपने राजकुमार के लिए क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन राजकुमार ने तो इस गूंगी बहरी से विवाह कर लिया और मेरी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमार की माँ अपनी दासी से बोली, अरे दासी, आज रात को तुम इस गूंगी को दूध में जहर मिलाकर दे दो। वह गूंगी जैसे ही दूध पिएगी मर जाएगी। महारानी ने जैसा दासी से कहा उसने वैसा ही किया। दूध में जहर मिलाकर राजकुमारी के कक्ष रखकर राजकुमारी से कहा, महारानी राजमाता ने आपके लिए दूध भिजवाया है, इसे पी लीजिएगा। फिर राजकुमारी जैसे ही उस गिलास को पकड़ती है तो वह गिलास छूटकर ज़मीन पर गिरता है। तभी उस दूध को एक बिल्ली चाटने लगती है। दूध चाटते ही बिल्ली वहीं गिरकर मर जाती है। राजकुमारी हैरान होते हुए बोली, हे भगवान, तो इसका मतलब रानी माँ मुझे मारना चाहती है। मैं आज के बाद किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाऊंगी। इसी प्रकार धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर जाता है तो राजकुमारी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। राजमाता बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। वो सोचने लगी, मैं इस भिखारन के बच्चे को अपने राज्य का राजा कभी नहीं बनने दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना सोचकर वे उस बच्चे को उठाती है और ज़मीन पर पटक देती है और बच्चे के खून को राजकुमारी के मुंह पर तथा हाथ पैरों में लगा देती है। लेकिन बेचारी राजकुमारी कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर राजमाता अपनी दासी से बोलती है, अरे दासी, तुम इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ
और दूर कहीं फेंक कर आओ। दासी तुरंत ही उस बच्चे को लेकर वहां से चली गई। राजमाता ने फिर अपने बेटे राजकुमार वीर से कहा, अरे पुत्र, जल्दी आओ और देखो यहाँ पर क्या हो गया। अपनी माता की आवाज़ सुन राजकुमार तुरंत ही वहां पर आ जाता है। क्या हुआ माँ? आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? पुत्र, तेरी पत्नी तो आदमखोर है। उसने मेरी आंखों के सामने ही मेरे पोते को खा लिया। तू इसे जिंदा मत छोड़ना पुत्र। अरे माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? भला एक माँ अपने ही बच्चे को मार कर कैसे खा सकती है? अच्छा, तो तुझे अपनी माता से ज़्यादा इस डायन पर भरोसा होने लगा? राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। तुमने कोई हत्या नहीं की है। मेरा दिल कह रहा है। इस घटना के होने पर भी राजकुमार ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। उसे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। राजकुमार के विवाह को पूरे 2 साल पूरे हो चुके थे। इस बार राजकुमारी ने फिर से एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। राजमाता ने फिर से पहला जैसा ही किया। उस बच्चे को मार दिया और अपने पुत्र को कहने लगी, पुत्र, देखो यहाँ पर क्या हो गया। अपनी माता की आवाज़ सुन राजकुमार तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है। पुत्र, तेरे दूसरे बच्चे को भी इस डायन ने मार कर खा लिया। राजकुमार को अपनी पत्नी पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अभी भी उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि यह कार्य कर सकती है। फिर समय बीता और अब राजकुमार के विवाह को लगभग 3 साल पूरे होने वाले थे और साथ ही उस बहन की तपस्या भी लगभग पूरी होने वाली थी। तो राजकुमारी ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। राजमाता ने फिर से वही नाटक करती है जो उसने पहले किया था और अपने बेटे से कहती है, पुत्र, तेरी इस आदमखोर पत्नी ने तेरे तीसरे बच्चे को भी खा लिया। तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं तो ठीक है, मैं तुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ। तो रह अपनी इस आदमखोर पत्नी के साथ। राजकुमार वीर अब क्रोधित होता हुआ राजकुमारी से पूछा, क्या माता ने जो कुछ भी कहा वह सत्य है? तुमने ही हमारे बेटे को मार दिया। तुम एक डायन हो। तुम्हारी इस भोली शक्ल को देखकर तो मैं धोखा ही खा गया था, लेकिन तुमने यह सब क्या कर दिया? माँ, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। इस डायन को तो इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सैनिकों, इस डायन को आज ही जिंदा जला दिया जाए। राजकुमार का आदेश होते ही सैनिक राजकुमारी को लेकर जाते हैं और उससे एक लकड़ियों की चिता पर बैठा देते हैं। राजकुमारी रोती हुई मन ही मन कहने लगी, मेरे भाइयों, यदि तुम्हें मेरी आत्मा की तड़प सुनाई दे रही है तो तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं कुछ ही देर में इस संसार को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। आज तो मेरे मौन व्रत का अंतिम दिन है। कम से कम मैं तुम्हें ही बचा लूंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बहन की तड़प साफ साफ दोनों भाइयों को सुनाई दे रही थी। वह दोनों तुरंत ही चिता के पास पहुंच जाते हैं तो राजकुमारी एक एक कमीज अपने दोनों भाइयों पर फेंक देती है। कमीज के स्पर्श होते ही दोनों कबूतर वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, रुक जाइए, आप मेरी बहन को सज़ा नहीं दे सकते, वो बेकसूर है। राजकुमार वीर ने कहा, लेकिन तुम दोनों कौन हो और यह तुम्हारी बहन कैसे हुई? फिर राजकुमारी का भाई अपनी बहन के बारे में सारी बातें बताता है। राजकुमार वीर चौंक जाता है, क्या तुम एक राजकुमारी हो और तुम बोल और सुन भी सकती हो? राजकुमारी का मौन व्रत पूरा होते ही वह बोली, राजकुमार जी, मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। तो फिर बताओ, मुझे तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा? नहीं राजकुमार जी, एक माँ भला अपने पुत्र को कैसे मार सकती है? फिर राजकुमारी अपनी सारी कहानी राजकुमार को सुनाती है। सच्चाई सुनने के बाद तो राजकुमार पूरी तरह टूट जाता है। माँ, तुमने मेरे बच्चे को मारा और इल्ज़ाम मेरी पत्नी पर लगा दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने तुम्हारा जो तुमने उन्हें मार दिया? राजमाता ने कहा, मुझे माफ़ कर दो पुत्र। मैंने अपने अहंकार में आकर
अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं समझा और यह सब कुछ कर डाला। मुझे माफ़ कर दो पुत्र, मुझे माफ़ कर दो। राजकुमार गुस्से से बोला, नहीं, आज से आप मेरी माँ नहीं और ना ही मैं आपका पुत्र रहा। आज से मैं इस महल को हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। अब आप ही रहो इस महल में। चलो राजकुमारी, हमारे साथ, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, नहीं राजकुमार जी, आप अपनी माता को इतनी बड़ी सज़ा मत दो। एक माँ का दर्द वही समझ सकता है जिसकी कोई माँ ना हो। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार अपनी पत्नी के विशाल हृदय के बारे में जान पाता है कि उसकी पत्नी कितनी महान है, और फिर राजकुमार अपनी माँ को माफ़ कर देता है। राजकुमारी के भाइयों ने राजकुमारी से कहा, प्यारी बहन, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब आगे हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना होगा, अपने पिताजी को उस जादूगरनी से बचाकर। फिर वे दोनों राजकुमार अपने महल में भेष बदलकर सैनिक की तरह महल में घुस जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि जादूगरनी महारानी बनकर राज कर रही है और राजा को वो बंदी बनाकर कैद करती है। दोनों राजकुमार चुपके से अपने पिताजी के पास कैद खाने में जाते हैं। पिताजी, आपकी यह हालत कैसे हुई? राजा ने जब अपने बेटों को देखा तो वे पहचान जाते हैं और रोने लगते हैं। राजा ने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? और तुम्हारी बहन, वो भी जाने कहाँ चली गई? हमने बहुत ढूंढा था, लेकिन तुम तीनों का कुछ पता नहीं चला। फिर राजकुमार ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा, आप निश्चिंत रहें पिताजी, हमारी बहन सुरक्षित जगह है। जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए तब आप उससे मिल लीजिएगा। राजा ने कहा, बेटो, वो जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है, उससे जीत पाना नामुमकिन है। राजकुमारों ने कहा, नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो, हम आपको यहाँ से आज़ाद करके रहेंगे और उस जादूगरनी को ख़त्म भी करेंगे। बस आप इतना बताएं कि उसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है। फिर राजा ने राजकुमारों को बताया, उस जादूगरनी के हाथ में एक अंगूठी है, अगर उस अंगूठी को निकाल दिया जाए तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है पिताजी, हम जल्दी ही आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। फिर दोनों राजकुमार सैनिक के भेष में महल में ही जादूगरनी पर नज़र रखते हैं। रात होते ही जादूगरनी अपने कमरे में सोने चली जाती है। दोनों राजकुमार दबे पांव जादूगरनी के कमरे में जाते हैं और धीरे से उसके हाथ से अंगूठी निकाल लेते हैं। अंगूठी निकलते ही जादूगरनी की नींद खुल जाती है और वो राजकुमारों को गुस्से से कहने लगी, सैनिकों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में चले आए? अभी तुम दोनों को बताती हूँ। इतना कहते ही जादूगरनी ने जादू करने की कोशिश की तो उसने देखा उसके हाथों में उसकी अंगूठी ही नहीं है। मेरी अंगूठी कहाँ गई? मेरी अंगूठी वापस दो। दोनों राजकुमार बोले, जादूगरनी, अब तेरा खेल खत्म। तूने हमें कबूतर बनाया था ना, अब हम तुझे तोता बनाएंगे। इतना कहते ही राजकुमार ने उसी की अंगूठी से उसी पर जादू कर उसे तोता बना दिया और एक पिंजड़े में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया और उस अंगूठी को जला दिया। फिर राजकुमारों ने अपने पिता को कैद खाने से बाहर निकाला। राजा बाहर आते ही बहुत खुश हुए और वे तीनों मिलकर एक साथ फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।